वन वेलकम टू इको क्रिएटिव मुद्रा मिक्स। तो आज फिर से एक नए सेशन के साथ, जो सेशन का नाम है वो है गेम चेंजर। यह है उन बच्चों के लिए जो कि अब तक अपना सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाए और उनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो मैंने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है ताकि वो कम समय में भी अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाएँ, यानी कि उनका थोड़ा सा इस पे पकड़ हो जाए टॉपिक का और वो अच्छे से स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो जो क्लास टारगेट है वो है क्लास 10 के बच्चे। जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है सोशल साइंस और जो चैप्टर मैंने चूज़ किया है वो है हिस्ट्री का चैप्टर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें मैं 5-5 सीरीज़ के एमसीक्यू लाऊंगी, जिसके लिए आपको हर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो एमसीक्यू 20 मार्क्स के सीबीएसई पूछ रहा है, तो आप एमसीक्यू के थ्रू ही अपना बहुत स्कोर बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए, अभी एग्ज़ाम के टाइम पे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वॉज। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अबॉलिशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बी ऑप्शन है राइट टू बी लिबरल एंड एजुकेटेड, सी ऑप्शन इज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड डी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर में जाने से पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप खुद ही एबल होंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। For the middle class of Europe, liberalism stood for the freedom of the individual and equality before the law. It focused the inviolability of private property. It also stood for the end of the autocracy and clerical privileges, and also for a constitution and representative government through parliament. तो अब चूंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और ऑल ऑफ द अबव बोल के ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसके ऑप्शन के लिए टिक करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि हमने पहले ही अपने डिस्कशन में डिस्कस किया कि जो मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के यूरोप के लिए जो लिबरलिज्म का मतलब था वो था इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है सीरीज़ का, मोस्ट बच्चे जानते होंगे इस क्वेश्चन का, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ईयर वाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, अपने प्रीवियस ईयर में भी सीबीएसई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछा है कि द ओटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ। इसका ऑप्शन है, ए इज टर्की, बी इज रशिया, सी इज ब्रिटेन एंड डी इज पर्शिया। तो थोड़ा सा इसके फिर से अगेन आंसर में जाने से पहले इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जानते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो Osman first, a leader of Turkish tribes in Anatolia, founded the Ottoman Empire around 1299. The term Ottoman is derived from Osman's name, which was Uthman in Arabic. The Ottoman Turks set up a formal government and expanded their territory under the leadership of Osman I, Orhan Murad I and Bayezid I. तो अब तक आप लोगों को आंसर पता ही चल गया होगा कि द ओटोमन एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ टर्की। आंख बूंद करके टर्की पर मार्क कर देना बच्चे, आपका आंसर सही हो जाएगा वहां पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो है कि रोमांटिज्म रेफर फॉर और रेफर टू। ऑप्शन ए इज कल्चरल मूवमेंट, ऑप्शन बी इज रिलीजियस मूवमेंट, ऑप्शन सी इज पॉलिटिकल मूवमेंट एंड डी इज लिटरेरी मूवमेंट। अगेन आंसर में जाने से पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि जब एमसीक्यू के दौरान हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसके थ्रू हमें और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के फ्रेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें उसका आंसर भी मालूम हो जाता है। तो रोमांटिसिज्म वॉज एन आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट that ran from the late of 18th century through the 19th century. Romanticism can be seen as a rejection of the precepts of orders, calm, harmony, balance, idealizations, and rationality that typified classicism in general and late 18th century. Now you got the answer, I guess, कि जो रोमांटिसिज्म है वो किसका मूवमेंट है? इट्स अ कल्चरल मूवमेंट।
तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कल्चरल मूवमेंट। चलिए आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और ये भी पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि पिक्चर इमेजेस देके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आज का ये फोर्थ सवाल देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। Who among the following was proclaimed the first king of United Italy? Option is Nicholas II, B. King George, C. Wilhelm IV and D. Victor Emmanuel II। तो चलिए काफ़ी बच्चे इसका आंसर अब तक गेस कर चुके होंगे कि इसका आंसर क्या है। थोड़ा सा इसके आंसर में जाने से पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नो डाउट जो इसका सही आंसर है वो विक्टर इमानुअल सेकंड है। पर विक्टर इमानुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 maybe they can ask you time period, in which time period विक्टर इमानुअल प्रोक्लेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो आंसर क्या हो जाएगा 1861। व्हेन विक्टर इमानुअल सेकेंड tried to unify Italy, he received support from Giuseppe Garibaldi in 1854। सी देखिए यहाँ पर आपका एक और MCQ आपको मिला कि किसका सपोर्ट मिला था विक्टर इमानुअल को, तो वो था गिस्पी गरीबल्दी, और वो जो टाइम पीरियड था जब उसने सपोर्ट किया था वो था 1854। तो ये था आज का हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है MCQ, वो देख लेते हैं, और मैं होप भी करती जाऊंगी कि काफ़ी बच्चों को ये हेल्पफुल भी होगा। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन पर्शिया हु वाज रेफर्ड टू एज जंकर्स? ऑप्शन ए मिलिट्री ऑफिशियल्स, सॉरी। ऑप्शन बी लार्ज लैंड ओनर्स। ऑप्शन सी फैक्ट्री ओनर्स एंड ऑप्शन डी एरिस्टोक्रेटिक नोबल्स। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द जंकर्स वेर मेंबर्स ऑफ द लैंडेड नोबिलिटी इन पर्शिया। दे ओन्ड ग्रेट एस्टेट्स। दे वेर मेंटेन्ड एंड वर्कड बाय पेसेंट्स विथ फ्यू राइट्स। These estates often lay in the countryside outside of major cities or towns। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेंबर्स हैं, जंकर्स हैं, वो कौन है? वो मेंबर्स हैं किसके? लैंडेड नोबिलिटी इन पर्शिया के। दे ओन्ड क्या करते हैं वो? अपना ग्रेट एस्टेट्स। दे वेर मेंटेन करते हैं, और वर्कड बाई, कौन वर्क करता है, किनके थ्रू वर्क करवाते हैं? पीसेंट्स के थ्रू विथ फ्यू राइट्स। ठीक है। These estates often lay in the countryside and outside of major city or town। मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। ये आपका टर्न है कि आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भी देंगे ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए। सो दिस इज इट। आज के सेशन के लिए यही रहेगा। 5 क्वेश्चन MCQ के थ्रू मैं डेली के डेली बैक टू बैक ऐसे सीरीज लाती रहूँगी, ताकि उन बच्चों के लिए, मैं फिर से बोलूँगी, जिनके पास अब टाइम कम है और पढ़ने को बहुत है। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।